Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. Well, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एग्रीकल्चर और कार्बन ट्रेडिंग इन दोनों को आपस में रिलेट करने वाले हैं. So this video is about agriculture and carbon trading and the reason of this discussion is recently हमारे पास लोकसभा में The Energy Conservation Amendment Bill 2022 इंट्रोड्यूस किया गया था and now it is passed in Lok Sabha. And the aim of the Energy Conservation Amendment Bill was basically to develop a domestic carbon market. ठीक है, तो जो बिल आया लोकसभा में उस बिल के साथ इंडिया में हमारी खुद की डोमेस्टिक कार्बन मार्केट जो है वो एस्टैब्लिश होगी. अब व्हेन वी लुक एट द नेचर ऑफ दिस क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन बिल है तो वी think that okay, this bill is mainly focusing on the renewable energy industry that it is. However, it can indirectly benefit our country's farmers as well. ये जो बिल है, ये जो डोमेस्टिक कार्बन मार्केट एस्टैब्लिश की जाएगी, ये इंडिया के एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट कर सकती है एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इन दिस वीडियो वी विल एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन दैट हाउ दिस डोमेस्टिक कार्बन मार्केट विल बेनिफिट द एग्रीकल्चर. राइट नाउ अगर हम बेसिस देखें तो राइट नाउ द सिचुएशन ऑफ द एग्रीकल्चर इज़ दैट कि अगर हम सॉइल हेल्थ की बात करें इट इज़ डिटेरिएटिंग. पुअर सॉइल हेल्थ आज हमारे फील्ड्स की है, सॉइल की है एंड अलॉन्ग विद दैट देर इज़ डिक्रीजिंग प्रॉफिट्स ऑल्सो. जो प्रॉफिट है एग्रीकल्चर से, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी डिक्रीज हो रही है एंड देयरफॉर वी आर सीइंग दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज इन डिस्ट्रेस. बट यहाँ पे कार्बन मार्केट एक रे ऑफ होप जैसे आता है. किस तरह हम जानेंगे इस वीडियो में. हमें पता है कि कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं. अगर रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में आप ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट के साथ कुछ कर रहे हैं तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा. अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा बाय बाइंग द कार्बन क्रेडिट. अब इंडियन एग्रीकल्चर के लिए ये डोमेस्टिक कार्बन मार्केट इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि हम जो फार्मर्स हैं वो कार्बन क्रेडिट्स को सेल कर सकते हैं एंड बाय सेलिंग द कार्बन क्रेडिट्स दिस वुड बी द अपॉर्चुनिटी फॉर आवर फार्मर्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द डिक्रीजिंग मार्जिन्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर एंड टू रेज आउट ऑफ दैट डिस्ट्रेस. तो ये वजह है. अब देखें कभी कभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई डोमेस्टिक कार्बन मार्केट और एग्रीकल्चर का आपस में क्या रिलेशन. भाई एग्रीकल्चर भी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप कार्बन क्रेडिट्स गेन कर सकते हैं और फार्मर्स इन कार्बन क्रेडिट्स को आगे सेल कर सकते हैं. दे कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. तो अगर हमारी एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 इंडिया में डोमेस्टिक कार्बन मार्केट एस्टैब्लिश करता है तो डायरेक्टली तो रिन्यूएबल एनर्जी को फ़ायदा होगा क्योंकि इससे हमारे पास ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट से हम एनर्जी डिराइव करेंगे. हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो रिड्यूस होगी. डायरेक्ट इम्पैक्ट तो इन्वायरमेंट के ऊपर है लेकिन इनडायरेक्टली ये हमारे कंट्री के फार्मर्स को भी बेनिफिट करेगा. तो इस वीडियो में हम ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि कार्बन मार्केट और एग्रीकल्चर ये आपस में किस तरह रिलेटेड हैं दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो. बट बिफोर लेट्स टेक अ रिव्यू ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. We all know that India's 55% population is employed in agriculture, is engaged in agriculture. तो यहाँ से ये हमें दिखता है कि कितना बड़ा हमारी पॉपुलेशन का फ्रैक्शन इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और यही सेक्टर अगर डिस्ट्रेस में है तो हमें उसको लेकर कुछ बड़े स्टेप्स उठाने होंगे. एंड एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है विच इज़ हाईली डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज. एग्रीकल्चर के लिए आपको प्रॉपर सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए एंड किसी भी तरह की अगर क्लाइमेटिक क्राइसिस आता है, क्लाइमेट चेंज होता है तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि उससे इम्पैक्ट होता है. वी आर सीइंग दैट क्लाइमेट क्राइसिस जो क्लाइमेट चेंज है उसका इफेक्ट की वजह से एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो बहुत बढ़ चुकी हैं एंड इसी के साथ साथ वी आर सीइंग दैट इट हैज़ लेड टू लैंड डिग्रेडेशन एज वेल. किसी एरिया में
एक्सट्रीम ड्रॉट है, किसी एरिया में एक्सट्रीम फ्लड है, प्लस हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड डिमांड बढ़ रही है, तो जिसके चलते जो लैंड है उसे इंटेंसिवली हम कल्टीवेट करते हैं, अल्टीमेटली द लैंड इज डिग्रेडिंग। लैंड अगर डिग्रेड करता है तो आपकी जो प्राइसेस हैं उनमें वॉलेटिलिटी आती है, फूड सिक्योरिटी खतरे में जाती है, एंड अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इनपुट कॉस्ट। एग्रीकल्चर के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट कॉस्ट है, वो भी बढ़ जाती है। So overall, it affects the sustainability of the agricultural production. And एक ऐसा सेक्टर जिसके ऊपर 55% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, उन सबका लाइवलीहुड इससे इफेक्ट होता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि लैंड डिग्रेड कर रहा है। देखो, लैंड एक ऐसी चीज़ है जो कि लिमिटेड है। लैंड इज ए लिमिटेड रिसोर्स। अगेन आई विल रेफर टू माल्थस ओवर हियर। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। उनमें से लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है, आप उसमें से कितनी फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं उसकी एक कैपेसिटी है। एंड इस लैंड डिग्रेडेशन को हमें प्रिवेंट करना होगा, एंड फॉर दैट इम्प्रूविंग द सॉइल हेल्थ इज वेरी क्रिटिकल। विल हैव टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखें इंडियन एग्रीकल्चर की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ था वो काफ़ी इंटेंसीफाई हो गया, एंड रिजल्टेंटली इंटेंसिव एप्लीकेशन की वजह से जब फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, इंटेंसिवली यूज़ किया जाता है, सो इट डिप्लीट्स दी सॉइल कार्बन लेवल्स। ये सॉइल के कार्बन लेवल को डिप्लीट कर देती है, एंड देयरफॉर द सॉइल इज फर्दर डिग्रेडेड। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब बहुत सारे एस्टिमेट्स ऐसे हैं हमारे पास कि इंडिया का 30% जितना हमारा जियोग्राफिकल लैंड एरिया है, उसका 30% लैंड हमारा डिग्रेड हो चुका है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस लैंड इज एग्रीकल्चरल लैंड। जो 30% लैंड जो डिग्रेडेड है, उसका कम से कम 0.5% एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कि अनइरिगेटेड है, या फिर जहाँ पे रेनफॉल फेड एग्रीकल्चर किया जाता है। तो ये जो लैंड डिग्रेडेशन की इशू है, वो एक बहुत बड़ा अलार्म यहाँ पे रेज कर रहा है हमारे लिए। तो इसीलिए सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी है। अब सॉइल क्या है? सॉइल रॉक्स की वेदरिंग से बनती है, इसीलिए सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर होता है। इनऑर्गेनिक मैटर रॉक्स की वेदरिंग से आता है। जो पेरेंट रॉक है, जब वो टूटती है तो वो इनऑर्गेनिक मैटर सॉइल को देती है। एंड प्लस सॉइल ऑल्सो हैज़ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल के ऊपर जो वेजिटेशन है, जो माइक्रोबियल्स हैं, ऑल ऑफ दिस कंप्राइजेज द ऑर्गेनिक मैटर। जिस ऑर्गेनिक मैटर में बेसिकली क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। एंड इनमें भी अगर हम देखें तो 50% हमारी सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। अब समझ में आ रहा है, हम धीरे धीरे कार्बन की तरफ पहुंच रहे हैं। तो अगर हम सॉइल कार्बन मैनेजमेंट करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बन कितना उसमें प्रेजेंट होना चाहिए सॉइल के अंदर, तो इससे ओवरऑल सॉइल हेल्थ जो है वो भी मेंटेन रहेगी। वी ऑल्सो से दैट कि हमारी अर्थ की जो सॉइल है ना, इट्स अर्थ सॉइल्स कार्बन स्पॉन्ज। इट इज ऑल्सो अ कार्बन स्पॉन्ज, जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, एब्जॉर्ब्ड है। एंड कि कार्बन स्पॉन्ज इसलिए भी कहते हैं बिकॉज देखो, एक तो क्या हुआ कि आपके पास जो मिनरल है या फिर जो ऑर्गेनिक डिट्रेस हैं, डेड रिमेन्स हैं, वो एयर के साथ मिक्स होकर ये कार्बन स्पॉन्ज बनाता है। अब इससे सॉइल की कैपेसिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। नाउ सॉइल कैन एब्जॉर्ब एंड रिटेन मोर वाटर। जब रेनफॉल होती है तो वाटर सॉइल ज़्यादा रिटेन कर पाती है, तो इससे ओवरऑल सॉइल के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसका एक्सेस रिमेन रहता है, एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स वेरियस माइक्रोबियल प्रोसेसेस एज वेल। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे सॉइल के अंदर कार्बन है और ये कार्बन स्पॉन्ज है। ये
जो वाटर की अब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है उसे बढ़ा देता है। रिजल्टेंटली सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। इट इम्प्रूव्स द एक्सेस टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एज वेल। सो देयरफॉर अगर सॉइल के अंदर जो कार्बन लेवल है अगर वो ड्रॉप करता है तो इससे सॉइल की वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। एंड दिस कंस्ट्रेंट्स द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन द सॉइल। क्योंकि सॉइल के अंदर कार्बन कंटेंट कम है, सॉइल उतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो रेनफॉल अगर हुई भी तो सॉइल को उतना फ़ायदा ही नहीं हो पाता, क्योंकि वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। रिजल्टेंटली जो टॉप सॉइल है वो इरोड करना शुरू कर देती है, वाटर के साथ रन ऑफ के फॉर्म में जाना शुरू कर देती है, इरोजन हो रही है। एंड रैदर एब्जॉर्प्शन कम हो रही है वाटर की, इसीलिए फ्लड्स आ रहे हैं। और फिर जब ड्राई सीजन आएगा सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है ही नहीं, इसीलिए ड्रॉट्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ जाएंगे। समझ रहे हैं ये बात? अब यहाँ पे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बाय यूजिंग कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। व्हाट इज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन? आप इसके बारे में इन्वायरमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बट इस वीडियो में मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक नेचुरल या आर्टिफिशियल प्रोसेसेस हैं जिसमें से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड हम रिमूव करके किसी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं, फिक्स करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। सो बाय डूइंग दिस फिक्सेटिंग कि भाई एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालो और सॉइल में डालो, वी कैन इंक्रीज द सॉइल कार्बन लेवल एंड एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो इससे डुअल बेनिफिट होंगे। एक तो क्लाइमेट में आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, प्लस एग्रीकल्चर के लिए आपकी जो सॉइल है, सॉइल के अंदर कार्बन का कंटेंट बढ़ जाएगा एंड रिजल्टेंटली जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या निकलता है? सॉइल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक जो आपने इस वीडियो लेक्चर से लेकर जाना है अपने साथ, दैट इज सॉइल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। कैन यू सी दिस रिलेशनशिप? पहले हमने समझा कि सॉइल में कार्बन होता है, उसका क्या बेनिफिट है, फिर आप कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के बारे में एनवायरनमेंट में पढ़ते हो। अब हम एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को जोड़ रहे हैं कि भाई हम सॉइल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। हम एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करके सॉइल के कार्बन पूल में ऐड कर सकते हैं। दिस विल बेनिफिट both the climate as well as the soil and agriculture. And along with this we know that कि जब photosynthesis का process होता है so plants need carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेकर उसे ब्रेक डाउन करता है इनटू द ऑक्सीजन एंड शुगर एंड साथ में बनाता है ग्लूकोज विच आर कार्बन रिच कंपाउंड्स। एंड ये फोटोसिंथेसिस की वजह से भी ये जो कंपाउंड्स बने हैं, be it sugar and the other carbon rich compounds, they reach till the roots and they nourish the organisms below the soil as well. उन organisms को भी वहाँ से कार्बन मिलता है। जैसे हम प्लांट्स खाते हैं ग्लूकोज के लिए, वैसे ही बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी एनर्जी चाहिए। सो रिडक्शन ऑफ द बायोमास बिलो द सोइल। अब देखो, जब हमारे पास अगर बायोमास नहीं होगा, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, इट इंक्रीजेस द सॉइल इरोजन। फिर इसी के साथ साथ वे सीइंग कि आजकल इतना मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर हो रहा है, टिलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ओवरफ्लोइंग होती है, तो इसकी वजह से एक तरफ वो ऑर्गेनिक मैटर कम है, वो बायोमास कम है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में स्टोर करना था। दूसरी तरफ हम इतनी डीप टिलिंग कर रहे हैं, इतनी हाई टिलिंग कर रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में प्रेजेंट भी था, दैट इज ऑल्सो रिलीज्ड बैक इनटू द एयर, जिसकी वजह से सॉइल का जो कार्बन कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। ये बात समझ में आई? द रिलेशन वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, अब वो कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि फार्मर्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि जो सॉइल हेल्थ है वो रिस्टोर हो सकती है। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जिससे कि बायोमास को इंक्रीज किया जा सकता है। अल्टीमेटली अगर बायोमास इंक्रीज हो जाएगा तो सॉइल के अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड जो लॉस है कार्बन का सॉइल से वो डिक्रीज यहाँ से हो सकता है एंड इट विल ओवरऑल इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ। तो इसके लिए हमें रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना होगा।
वी हैव टू अडॉप्ट दी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे कि हमें कवर क्रॉप्स यूज़ करनी होंगी टू कीप द लैंड कवर्ड एट ऑल टाइम्स। सपोज आप 2 कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं, वीट उगा रहे हैं, पेडी उगा रहे हैं, और इनके बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें आप कवर क्रॉपिंग शुरू कीजिए। आपने टर्निप्स लगा दिए, रेडिश लगा दी, राइट, ताकि जो लैंड है वो हर टाइम पे कवर्ड रहे, वो कभी भी फेलो ना रहे। तो ऐसी जो कवर क्रॉपिंग करते हैं ना, कि 2 मेन कैश क्रॉप्स के बीच में कोई आपने कवर क्रॉपिंग कर दी जिसकी वजह से लैंड भी कवर्ड रहा और उसको एक नरिशमेंट भी मिल गया। देन वी ऑल्सो हैव टू जो हमारी रेजिड्यू मल्चिंग होती है वो करनी होगी। जो मल्चिंग होती है सॉइल को कवर करना विद द मल्च, दैट इज ऑल्सो नीडेड। एंड जो सॉइल बायो वेस्ट होता है उसे भी रिसाइकल करना पड़ेगा। ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर रीजनरेटिव इन नेचर। देन मैन्योर को यूज़ करें, कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें। We have to improve our crop rotation and intercropping patterns also. We have to go towards the better options in that. And जो flood irrigation है, because flood irrigation is very, it has very negative effects, because ultimately जब flood irrigation होती है तो इससे एक तो रन ऑफ का चांसेस बढ़ जाते हैं, सेकेंडली इवेपोरेशन के बाद यहाँ पे सैलिनाइजेशन की दिक्कत भी आनी शुरू हो जाती है। तो फ्लड इरिगेशन को हमें रिड्यूस करना होगा, केमिकल यूज़ को हमें कम करना होगा। एंड अगर फार्मर्स इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, इन रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे फॉर फ्यू सीजन्स, सो ओवरऑल जो कार्बन कंटेंट है सॉइल का वो इम्प्रूव होगा। एंड अगर सॉइल हेल्दी है तो ऑफकोर्स जो यील्ड है वो भी इंक्रीज होगी। एंड फार्मर्स में इवन नीड एन इंसेंटिव कि वो इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, बिकॉज दीज आर टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो सम ऑफ दीज आर एक्सपेंसिव। तो इसीलिए उनको इंसेंटिव की भी ज़रूरत है। एंड हियर द एबिलिटी टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स एट द वॉलेंट्री कार्बन मार्केट वुड बी इट कैन सर्व एज एन इंसेंटिव। अब हम आ रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हम कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट के ट्रेड के साथ हमारे फार्मर्स को कितना एडवांटेज हो सकता है। नाउ if we try to understand that how this carbon credit monetization can act as a nudge, जब देखो सॉइल हेल्थ अगर इम्प्रूव होगी तो इससे हमें दिख रहा है कि सॉइल का कार्बन लेवल इंक्रीज हो गया। हमें सबसे पहले सॉइल के कार्बन लेवल को लगातार मॉनिटर करना होगा कि कितना सॉइल का कार्बन लेवल है, कितना सॉइल में कार्बन प्रेजेंट है। एंड उसी तरह अगर जितना जितना इम्प्रूवमेंट होगा सॉइल कार्बन लेवल में, हमें उतना उतना उसे इंसेंटिवाइज भी करना होगा। सो मोनेटाइजिंग द सॉइल कार्बन, अगर हमें सॉइल कार्बन को मोनेटाइज करना है तो इसके लिए हमें कार्बन क्रेडिट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना होगा। वी शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कार्बन क्रेडिट्स वर्क। तो वंस फॉर एंड फॉर ऑल, कार्बन क्रेडिट्स एक सर्टिफिकेट है which basically represent the quantity of greenhouse gas that has been kept out of the air or removed from it। कितनी ग्रीन हाउस गैस एयर से बाहर रखी गई, मतलब रिलीज ही नहीं होने दिया गया या फिर हमारे एटमॉस्फेयर से रिमूव की गई है। दैट सर्टिफिकेट विच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ सच ग्रीन हाउस गैस, उसे कहा जाता है कार्बन क्रेडिट। और अगर किसी को एक कार्बन क्रेडिट मिला है, दैट 1 कार्बन क्रेडिट मीन्स दैट 1 metric ton of carbon dioxide has been removed from the atmosphere। very 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 important, 1 carbon credit means 1 metric ton of carbon dioxide has been removed from the atmosphere। तो अब समझ में आ रहा है, अगर कोई सॉइल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कर रहा है, सॉइल के अंदर कार्बन कंटेंट बढ़ा रहा है, तो बेसिकली आप एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है उसे रिड्यूस कर रहे हैं, उस ग्रीन हाउस गैस को रिलीज़ होने नहीं दे रहे हैं। तो कितनी आपकी सॉइल में सॉइल कार्बन प्रेजेंट है, उस हिसाब से आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे, जिसे जो फार्मर है वो सेल कर सकते हैं। दे कैन गेट इंसेंटिव्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। आई होप now we are making sense that why we are relating both of these things together कि हमें कार्बन, डोमेस्टिक कार्बन मार्केट एग्रीकल्चर के साथ कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आंसर आता है सॉइल कार्बन। सॉइल कार्बन
कितनी सॉइल कार्बन है उस हिसाब से मिलेंगे कार्बन क्रेडिट्स, एंड दोज क्रेडिट्स कैन बी मोनेटाइज्ड। तो अगर हमें इन कार्बन क्रेडिट्स को मोनेटाइजेशन के जैसे टूल की तरह यूज़ करना है, तो इसमें हमें एक और चीज़ चाहिए कि हमारी जो रिमोट सेंसिंग डाटा है हमें उसमें भी एडवांसमेंट्स लेकर आनी होंगी। इस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली सॉइल के अंदर कितना कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है वो हमें यहाँ से प्रिडिक्ट करना है। तो दैट वी कैन डू थ्रू सैटेलाइट डाटा। तो दिस विल सर्व एज अ वन मेथड जिससे कि कितने कार्बन क्रेडिट्स हैं उन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट्स को खरीदती हैं। दे कैन बाय दीज फ्रॉम द फार्मर्स। तो फार्मर्स इन कार्बन मार्केट के अंदर उनको पार्टिसिपेट अगर वो करेंगे एंड दे विल सेल देयर कार्बन क्रेडिट, तो डायरेक्टली उनको कैश बेस्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे, बिकॉज दे हैव removed the concentration of carbon dioxide from the atmosphere and they have sequestered that carbon dioxide in their field, in their land. तो अगर एक फार्मर अप्रॉक्सीमेटली अगर 1 कार्बन क्रेडिट उसको मिलता है, ठीक है, विच इज़ 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 780 रुपीज़ एट अ करंट मार्केट प्राइस। लेकिन अगर हम देखें तो जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं they can even give better rates. It can go as high as 2000 rupees, and ultimately farmers को direct यहाँ पे money मिलेगा, and large chunk of carbon credits अगर farmers के पास हैं, group of farmers के पास हैं, so it will be a thing of benefit for the farmers. And it is also estimated कि ऐसे farmers जो कि ये regenerative practice follow करते हैं, they will be able to sequester 1 to 4 कार्बन क्रेडिट्स पर एकड़। रिजेनरेटिव प्रैक्टिसेस के साथ 1 to 4 कार्बन क्रेडिट्स पर एकड़ कार्बन सीक्वेस्ट किया जा सकता है। तो अब देखो इनडायरेक्ट बेनिफिट है। पहली चीज़ तो कार्बन कैप्चर करके सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो गई, इससे वैसे ही जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, सॉइल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इट विल इंक्रीज वाटर इन्फिल्ट्रेशन, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड अलॉन्ग विद दैट इट विल ऑल्सो डिक्रीज सॉइल टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर। क्यों? बिकॉज वाटर रिटेन्ड है, ठीक है। तो जो इम्प्रूवमेंट है वो और प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में भी गॉज होनी शुरू हो जाएंगी, दैट द सॉइल हैज़ इम्प्रूव्ड, सॉइल के अंदर कार्बन कंटेंट बढ़ चुका है। सो ये जो कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम है ये फार्मर्स के लिए किस तरह वर्क करेगा? देखो, एक फार्मर के लिए, एक इंडिविजुअल फार्मर के लिए इस रूट पे जाना उतना फ़ायदेमंद नहीं हो पाएगा, उतना इजी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो नॉन प्रॉफिट जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, FPOs होती हैं, वो हेल्प कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स को इकट्ठा करके कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर दे कैन पार्टिसिपेट। तो ये जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उन्हें एक ग्रुप में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये जो FPOs हैं उनको पहले इन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना होगा इन द फार्मर ग्रुप्स, ताकि सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो सॉइल कार्बन है, वो इंक्रीज हो पाए। बिकॉज इट विल टेक टाइम, इनिशियली लोअर यील्ड आएगी, and it is important for the to hand hold them, to support the farmers during the initial years, क्योंकि एकदम से आपने फर्टिलाइजर्स का यूज़ छोड़ दिया एंड आप नेचुरल रीजनरेटिव फार्मिंग कर रहे हैं तो यील्ड तो कम होगी इनिशियली। तो उस दौरान जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फार्मर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज धीरे 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 इन रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस का असर हमें दिखेगा। जो कंटेंट है कार्बन का वो इम्प्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी एक बड़ा रोल यहाँ पे आता है। एंड एक बार अगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करवाना होगा कि भाई ये वो एरिया है जहाँ पे सॉइल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन हो रही है, दे हैव टू बी लिस्टेड, कुछ थर्ड पार्टी एजेंसीज उनको वेरीफाई करने के लिए आएंगी। एक बार जब वेरिफिकेशन और अप्रूवल हो जाता है देन ये जो क्रेडिट्स हैं इनको क्रेडिट मार्केट के अंदर सोल्ड किया जा सकता है, और जो इंसेंटिव्स हैं वो FPO को दिए जाएंगे जो कि आगे फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूजुअली इट टेक्स 8 to 12 months टाइम फॉर अ प्रोजेक्ट
टू बी लिस्टेड। तो इसीलिए एक पूरा सिस्टम यहाँ पे बनाना पड़ेगा फॉर अल्टीमेटली पार्टिसिपेटिंग इन द कार्बन मार्केट। चैलेंजेस भी यहाँ से आते हैं। इट्स एन इमर्जिंग एरिया एंड इट हैज़ इट्स चैलेंजेस ऑल्सो। अब सबसे पहले कि कार्बन कंटेंट सॉइल में कितना है उसे वेरीफाई करना, उसकी एक्यूरेट अकाउंटिंग करना एक बड़ा चैलेंज है। द कंपनी हु इज़ फैसिलिटेटिंग द सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, दे हैव टू शो द फार्मर्स हु आर एंगेज्ड इन द न्यू प्रैक्टिसेस कि किस तरीके से जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उनकी सेल हो रही है, उसकी वेरिफिकेशन, उनकी अकाउंटिंग। तो ये एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे आएगा। एक बार अगर प्रोजेक्ट लिस्ट हो जाता है तो 8 to 12 मंथ्स लगते हैं कैश इंसेंटिव्स के लिए, फार्मर्स तक, एफपीओस तक पहुंचने के लिए। फिर उसके अलावा 12 to 18 मंथ्स लगते हैं एक प्रोजेक्ट को लिस्ट करने के लिए। तो अगर हम देखें तो ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही लंबा है। सो दिस प्रोलॉन्ग्ड वेट कैन बी आर्डुअस फॉर द फार्मर्स। तो ये एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। फिर एक बड़ा चैलेंज आता है क्योंकि इंडिया के अंदर जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है फार्मर्स की, इट इज़ जस्ट ओवर 1 acre। तो जो अमाउंट कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू फार्मर रिसीव करेगा, दैट इज़ नॉट इनफ फॉर देम टू अडॉप्ट दीज प्रैक्टिसेस। द अमाउंट इज लेस बिकॉज द लैंड होल्डिंग साइज इज लेस। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग अभी बहुत ही नेसेंट स्टेजेस में है, इसे लेकर बहुत ही कम अवेयरनेस है। तो फार्मर्स में भी इस ऑप्शन को अपनाने के लिए पहले जो अवेयरनेस है हमें वो वहाँ तक पहुँचानी होगी। तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा। सबसे पहले तो फार्मर्स नीड टू बी मेड मोर अवेयर कि भाई इस तरह का कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, ताकि सभी फार्मर्स मिलकर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सिस्टम शुरू करें। ये जो चीज़ है, यहाँ पे एक मैकेंजी रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि द डिमांड फॉर कार्बन क्रेडिट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 15 times बाय 2030। 2030 तक 15 टाइम्स कार्बन क्रेडिट की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि राइट नाउ जो कार्बन क्रेडिट मार्केट है, इट विल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव इन द कमिंग ईयर्स। देन वो प्रोसेस जिसके थ्रू कार्बन कैप्चर कितना है सॉइल के अंदर, उसे मेजर किया जाए, उसे वेरीफाई किया जाए, उसे भी हमें इवॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशंस, जिसके थ्रू एक ऐसी मेथोडोलॉजी डेवलप करनी होगी। टेक्नोलॉजी विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव, जिससे कि धीरे धीरे जो मेजरमेंट है, जो वेरिफिकेशन है, वो भी सिंपलर और एक्यूरेट होता जाएगा। अलॉन्ग विद दिस, मोस्ट कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम्स ऑन बोर्ड जो फार्मर ग्रुप्स होते हैं, दे पार्टिसिपेट रादर देन एन इंडिविजुअल फार्मर, क्योंकि एक इंडिविजुअल फार्मर को पार्टिसिपेट करने का जो रिस्क है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप ऑफ द फार्मर्स। गवर्नमेंट को भी स्टेट और सेंट्रल लेवल पे ये ऐसे अटेम्प्ट करने होंगे कि जो एग्जिस्टिंग, जहाँ पे नेचुरल फार्मिंग हो रही है, जहाँ पे रिजेनरेटिव फार्मिंग की जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है, उन्हें इंटीग्रेट किया जाए, अलाइन किया जाए इस स्कीम के साथ, सो दैट ऑल द फार्मर्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्कीम गाइडलाइंस में ये मैंडेट कर सकती है कि सॉइल कार्बन लेवल्स जो है उनकी रेगुलर एस्टिमेशन की जाए, जो डाटा है उसे कार्बन क्रेडिट वेरीफायर्स के साथ शेयर किया जाए, मेजरमेंट और वेरिफिकेशन प्रोसेस को फर्दर फैसिलिटेट किया जाए। सो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड द कंट्रीज दे आर मेकिंग क्लाइमेट कमिटमेंट्स, एंड यहाँ पे जो कार्बन क्रेडिट मार्केट्स का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसको फार्मर्स के साथ इंटीग्रेट करना, इवॉल्व करना, it is a very big step towards aligning the benefits of gaining goals in our climatic commitments and also improving the agricultural productivity. I think that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.